हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज व्हाट फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। साथ ही जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से स्पेसिफिकली हमसे कई बारी किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस क्लास में हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल सिंपल एक लाइन के अंदर किस तरीके से कवर करेंगे वो सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल की, तो हेनरी फ्यूल ऑब्वियसली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। जब ये कंपनी में एंटर हुए, जब इन्होंने कंपनी में इनकी जॉब लगी, उस टाइम पर कंपनी स्पेसिफिकली लॉसेस से गुजर रही थी और अच्छा प्रॉफिट्स नहीं कमा रही थी। कुछ ही टाइम बाद इन्हें कंपनी में एक डायरेक्टर की पोस्ट पर नवाजा गया और इन्होंने लगभग काफी लंबे समय तक, मोर देन 25 ईयर्स, उस पोस्ट पर काम करा। जब एंड रिजल्ट आया, जब ये रिटायर हुए, तब देखा कि कंपनी की बिल्कुल काया पलट हो चुकी थी। जो लॉसेस थे वो ह्यूज प्रॉफिट्स और रिजर्व में कन्वर्ट हो चुके थे। ये पूरी कहानी 18 सेंचुरी के एंड से लेकर 19 सेंचुरी के एंड से लेकर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक रही। क्लियर। तो अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर फ्योल ने 14 ऐसे प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराए जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी में लागू करने चाहिए, बहुत जरूरी है एक उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को इजीली कवर करने के लिए। खैर, ये तो बात रही हेनरी फ्योल की। अब बात करते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स की, जो हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है। तो 14 प्रिंसिपल वन गो में, एक बारी में आसानी से किस तरीके से कवर करेंगे दोस्तों, उसके लिए एक मैंने निमोनिक जो है आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा निमोनिक है और ये सारा का सारा आपका 14 प्रिंसिपल्स को एक ही लाइन में कवर करता है। बड़ा सिंपल है, याद रखना। डैड, यूसी, यूएसएसआर। यूएसएसआर रशिया का पुराना नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस या सोवियत रशिया। ओके। ओ आई सी, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। अगर आप देखेंगे तो ये टोटल हमारे 14 अल्फाबेट्स हैं। मैं रिपीट कर दूं, डैड, यू सी, यू एस एस आर, डैड कहते हैं ओ आई सी, दैट्स ऑल। ये 14 प्रिंसिपल हमारे कवर होते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे सामने आता है डी। डी इज व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद अगर हम बात करें ए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड प्रिंसिपल यहां पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डी पर आते हैं। डी अगेन दैट इज फॉर द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। उसके बाद यू एंड यू, मैं दो यू आपके पहले कवर कर देता हूं। एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड और एक होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को एक ही आदमी कमांड करे, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सभी लोग, एक ग्रुप स्पेसिफिकली, एक पर्टिकुलर फंक्शन एक ही डायरेक्शन में अगर काम करेगा, एक ही टारगेट के लिए अगर काम करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सी, ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों टॉपिक इसमें कवर होते हैं। इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट या उससे लोअर वाले। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एस एस आर। यहां पे दो एस कवर होंगे। अगर मैं बात करूं ये वाला एस, दैट इज व्हाट आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू आपका, यस ऑब्वियसली, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एस इज, यस ऑब्वियसली, हमारा आता है स्केलर चेन को लेकर, एक प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन काम करे। उसके बाद है आर। आर इज फॉर रिम्यूनरेशन, फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज। ओके। नेक्स्ट आपका ओ, ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सारी की सारी चीजें, सारी की सारी मीटिंग्स, सारे के सारे डिसीजंस अरेंज होने चाहिए। आई इज फॉर इनिशिएटिव, अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम देना कि हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव, नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन अ एस, दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली हमें पोस्ट में कन्वर्जन नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सिलेक्शन किया है किसी पोस्ट पर, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। ये नहीं कि एकदम से उसको बहुत जल्दी, बहुत ही कम स्पैन के टाइम के बाद आप उसको चेंज करते रहें। नेक्स्ट ई इज इक्विटी, सबको समान नजर से देखना, इक्वल रूल्स एंड एप्लीकेशंस उस पर अप्लाई करना। एंड द लास्ट इज
टीम हार्मनी के लिए स्पिरिट डी क्रॉप, ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज को ही यहाँ से उठाया गया है। तो ये 14 प्रिंसिपल एक सिंपल वन सेंटेंस लाइन में बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं। ये तो है ही, साथ ही जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नोट्स को लेकर, नोट्स किस तरीके से बिजनेस स्टडी के लिए हमें बनाने चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने हर आपके पर्टिकुलर प्रिंसिपल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो एक्सप्लेनेशन के टाइम पर आप जरूर यूज करिएगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल से, वो तमाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इनका जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। एक बारी ओवरव्यू करते हैं हर एक स्पेसिफिक पॉइंट को। जैसे मैंने बोला था, डिवीजन ऑफ वर्क, ये होता है काम को एलिजिबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करना ताकि उनका स्पेशलाइजेशन काम में आ सके और सारे टारगेट्स इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो। दैट्स डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको ऑर्डर देना है और जिसको ऑर्डर दिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जॉब को परफॉर्म करे। दैट्स द सेकंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक रिटन फॉर्म में होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उनमें साथ ही अगर ओबे नहीं होते, उनको फॉलो नहीं करा जाता, पेनल्टीज भी प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए डेफिनेटली। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों एक साथ आते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए, उसे अलग अलग जगह से कमांड मिले ठीक नहीं रहता। अगर एक जगह से कमांड मिलेगी, काम अच्छे तरीके से होगा, काम में स्टेबिलिटी रहेगी, हर काम ऑर्डर से होगा और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। एंड सेम अगर डायरेक्शन में यूनिटी रहेगी तो सब के सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और अपने एफर्ट्स पर फोकस्ड रहेंगे, टारगेट्स इजीली अचीव होंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन, सेंट्रलाइजेशन रिलेटेड होता है डिसीजन मेकिंग से, कंपनी की डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट ही करे, और फिर उसके आगे डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आपकी यस ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट की होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो फिर हम आगे चल के डिसेंट्रलाइज करेंगे और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में भी है। नेक्स्ट, सबॉर्डिनेशन ऑफ आई इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल अपने फायदे के बारे में ना सोचे, उसे सोचना है कंपनी के बारे में, एक कोर ग्रुप के बारे में। अपने बेनिफिट हो, मैं जल्दी ऑफिस से चला जाऊं, कोई और काम कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो होगी तो ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल भी ग्रो होगा। स्केलर चेन, यस, किस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक एम्प्लॉय बात करेगा अपने मैनेजर से, मैनेजर बात करेगा अपने अपर मैनेजर से, वो बात करेगा आपके कंपनी के डायरेक्टर से। तो एक स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी भी कोई भी उठ के जाके कंपनी के डायरेक्टर से, सीईओ से डायरेक्टली बात करे। रेम्यूनरेशन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, फेयर होना चाहिए जिससे कंपनी को भी फायदा रहे और उसके एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फेक्शन मिले। ऑर्डर, यस, इसके लिए तो ये लाइन हमें याद रखनी ही है, सब कुछ अपनी जगह एक स्पेसिफिक प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। इनिशिएटिव, यस, ईगरनेस, जैसे मैंने बोला था, फॉर डिफरेंट आइडियाज, फॉर क्रिएटिव आइडियाज, ये फ्रीडम इंप्लॉयज को मिलनी चाहिए। इससे वो मोटिवेटेड भी रहते हैं कि हाँ, कंपनी हमारे बताए गए चीजों को अप्लाई करने में इंटरेस्टेड रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, भाई एक पर्टिकुलर टाइम तक स्टेबल रखें एम्प्लॉयज को, अगर सेलेक्ट करा गया है उसे परफॉर्म करने के लिए टाइम दीजिए, फ्रीक्वेंटली इमीडिएट बेसिस पर उसको चेंज ना करें। इक्विटी की जैसे मैंने बात करी थी, इक्वल जस्टिस टू एवरीवन, हम एक रूल किसी पर लगाते हैं दूसरे पर नहीं लगाते, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। स्पिरिट डी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यस ऑब्वियसली सब मिलजुल कर चले, टीम हार्मनी के साथ चले, जैसा हम एक क्रिकेट टीम में देखते हैं, फुटबॉल टीम में देखते हैं कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं तो टारगेट्स को आसानी से अचीव करा जाता है। सो दैट्स अबाउट द फ्यूल्स प्रिंसिपल। इसमें से किसी भी प्रिंसिपल में आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर राइज होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और जरा मुझे इतना भी बताइए कि इनमें से आपका सबसे फेवरेट प्रिंसिपल कौन सा है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी क्लास में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज टेक केयर।